नमस्कार, डीडी न्यूज पर स्वागत है आपका। भारत एट 7 खबर राज्यों की मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस प्रोग्राम में हम खास तौर पर आपको दिखाते हैं राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से भी ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम ने कहा, युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के 6ठे दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। छात्रों को उपाधि की प्रदान। कहा, चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से आ रहा है बड़ा बदलाव। 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प में डॉक्टरों की बताई अहम भूमिका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यमुना की सफाई और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। 7 दिनों में सभी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। 5 जनवरी तक सभी संस्थाओं को जमीन आवंटन का कार्य पूरा करने को कहा। महाकुंभ में पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट देखने का लोगों को मिलेगा मौका। और माओवादी हिंसा के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली प्रभाकर राव गिरफ्तार। उत्तर बस्तर सब जोनल ब्यूरो के सीनियर माओवादी कैडर प्रभाकर राव 40 सालों से कांकेर क्षेत्र में था सक्रिय। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने आज पश्चिमी चंपारण के बेतिया से अपने यात्रा की शुरुआत की। उनकी यात्रा का पहला चरण 5 दिनों का है। इस दौरान वो जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। बिहार प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार। पश्चिमी चंपारण से प्रगति यात्रा की शुरुआत। करोड़ों की योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास। 139 करोड़ रुपए की विद्युत ग्रिड योजना का शिलान्यास। तराई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के हालात बेहतर होने की उम्मीद। आंगनवाड़ी केंद्र, वेलनेस सेंटर और अन्य परियोजनाओं का लिया जायजा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू हुई उनकी प्रगति यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान योजनाओं के कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रगति यात्रा का तो प्रगति ही न होगा, प्रगति यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है, तो प्रगति तो होना ही ना होना है। पश्चिमी चंपारण पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा विभाग की योजनाएं हैं। आजादी से लेकर आज तक बिजली से वंचित लोगों के लिए 139.4 करोड़ रुपए की राशि से ऑन ग्रिड बिजली मुहैया कराई जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच में बसे झंडू टोला चकदहवा गांव से लगभग 70,000 लोगों को 18 महीने में बिजली सुचारू रूप से मिलने लगेगी। साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल के अंदर ग्राउंड लेवल के माध्यम से 22 गांवों को बिजली मिलेगी। राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, जरूरत है, उन चीजों की समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। बेतिया में यात्रा करने के बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर में रहेंगे। 24 दिसंबर को यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे। शाम को वे पटना लौट आएंगे। भरोसा का नाम ही है नीतीश कुमार, इसीलिए तो जनता कहती है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आत्मविश्वास से लड़ रहे नीतीश कुमार पर बिहार वासियों का पूरा विश्वास है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सर्वश्रेष्ठ चालक है। राज्य में चारों ओर हो रहे विकास के वाहक है।
प्रगति यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही इंतजाम में जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जदयू के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी काफी उत्साहित हैं। हालांकि विपक्ष सीएम की यात्रा पर लगातार सवाल उठा रहा है। नीतीश कुमार 2005 से अभी तक 15 बार यात्राएं कर चुके हैं। इस बार उन्होंने यात्रा के लिए जिस स्थान का चयन किया है वो आदिवासी बहुल है। इसके साथ ही एनडीए का गढ़ भी माना जाता है। डीडी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आशीष कुमार के साथ मधुरेश नारायण। तो बिहार में नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं और अब बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की तैयारियों की, जिसका जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और टेंट सिटी का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। योगी ने एसआरएन अस्पताल, न्यू ओपीडी ब्लॉक और बर्न वार्ड का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की 6000 करोड़ से अधिक की 500 से भी ज्यादा परियोजनाएं। सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और स्वच्छता आरती कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की। इस बार के महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ मेला 2025 से पहले प्रयागराज में टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के विकास कार्यों की डेडलाइन आगे बढ़ाते हुए 30 दिसंबर तक तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही 5 जनवरी तक सभी संस्थाओं को जमीन आवंटन का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। महाकुंभ के लिए 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। महाकुंभ मेले में 100 बेड का अस्पताल स्थापित किया गया है। महाकुंभ में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्र को भी तैनात किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपने सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की। कुंभ की तैयारियों पर जानकारी देते हुए डीजीपी ने कहा कि मेले के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशिक्षित लोगों के साथ साथ तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। यूपी पुलिस इस सिलसिले में लगातार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे देखेंगे रोजगार मेले से जुड़ी खबर, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल
कुछ खास आपके लिए प्यार MDH का उपहार। असली शहद का विश्वास MDH हनी। MDH देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात रोजगार मेले की। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश भर के 45 स्थानों पर सरकारी नौकरियों में चयनित 71,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश के 378 से अधिक युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्या में मिले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं को मिले नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 71,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। रोजगार मेले में मध्य प्रदेश के 378 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सशस्त्र सीमा बल, रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इत्यादि में बड़ी संख्या में रिक्त पदों की भर्ती की गई। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नियुक्ति पत्र पाने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं ने डीडी न्यूज से बात करके अपनी खुशी का इजहार किया। मेरा SSC GD में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे ITBP की पोस्ट मिली है और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मुझे ITBP में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ITBP डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ। आज का दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। SSC GD के थ्रू ITBP में सिलेक्शन हुआ है। वहाँ हमें इधर SSB सेंटर पर बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया। पिछले 10 सालों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने सभी युवाओं को बधाई दी। भारतवर्ष के 45 केंद्रों पर और लगभग 71,000 हमारे युवा साथियों को आज उनके रोजगार के निमित्त नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। ये आंकड़ा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 में सामने आया है। बताया जाता है कि राज्य में 2017-18 में बेरोजगारी दर 4.5% थी। 2022-23 में ये घटकर 1.6% और 2023-24 में बेरोजगारी दर घटकर 0.9% रह गई है। यानी साल दर साल मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर घटती ही जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य में बेरोजगारी को और कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं
आज उन्हीं युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कैमरामैन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और अब हम आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। गोल्ड डाक खाना जो नई दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 दिनों के बाद क्रिसमस का आयोजन, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए, नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इस समय कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इस समारोह का आयोजन कर रहा है और राजधानी नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध गोल्ड डाक खाना जो है, वहां पर कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इस समारोह का आयोजन कर रहा है और इस संगठन का वहां पर हेडक्वार्टर है। उसी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CBCI सेंटर परिसर है ये, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रिसमस समारोह में पहुंचे हैं। तो ये नई दिल्ली स्थित CBCI सेंटर परिसर। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में CBCI सेंटर में क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो क्रिसमस जिंगल्स है उसका भी वो काफ़ी आनंद ले रहे थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, उनको शॉल और मोमेंटो भेंट करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर सम्मानित किया गया। और ख़ास तौर पर जो क्रिसमस समारोह है, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 तारीख कल है, तो कल रात 12 बजे क्रिसमस समारोह, मुख्य समारोह होगा। तो ये क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के गोल डाकखाना के पास CBCE सेंटर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और विशेषकर दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने साथी भारत सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन में गया था। अब आज आपके बीच उपस्थित होने का आनंद मिल रहा है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI का ये आयोजन क्रिसमस की खुशियों में आप सबके साथ जुड़ने का ये अवसर, ये दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है। ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी वर्ष CBCI की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर CBCI और उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछली बार आप सभी के साथ मुझे प्रधानमंत्री निवास पर क्रिसमस मनाने का अवसर मिला था। अब आज हम सभी CBCI के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहां सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से भी मिलता है। इसी साल इटली में G7 समिट के दौरान मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से मिलने का अवसर मिला था। पिछले 3 वर्ष में यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। इसी तरह सितंबर में न्यूयॉर्क दौरे पर कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ये आध्यात्मिक मुलाकात, ये स्पिरिचुअल टॉक्स, इनसे जो ऊर्जा मिलती है
वो सेवा के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाती है। साथियों, अभी मुझे हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड से मिलने का और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को हिज हॉलिनेस पोप फ्रांसिस के कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। मैं कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे जब हम एक दशक पहले फादर एलेक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाई, कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसका पूरी दुनिया पर एक बहुत सकारात्मक असर भी पड़ा। अभी हाल ही में मैं गयाना दौरे पर गया था, कल मैं कुवैत में था। वहां ज्यादातर लोग भारत की बहुत प्रशंसा कर रहे थे।
भारत ने वैक्सीन देकर उनकी मदद की थी और वो इसका बहुत आभार जता रहे थे। भारत के लिए ऐसी भावना रखने वाला गयाना अकेला देश नहीं है। कई आइलैंड नेशंस, पैसिफिक नेशंस, कैरेबियन नेशंस भारत की प्रशंसा करते हैं। भारत की ये भावना, मानवता के लिए हमारा ये समर्पण, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही 21वीं सदी की दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फ्रेंड्स, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट celebrate love, harmony, and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. Friends, the Christmas is even more special as you begin the Jubilee year, which you all know holds special significance. I wish all of you the very best for the various initiatives for the Jubilee year. This time, for the Jubilee year, you have picked a theme which revolves around hope. The Holy Bible sees hope as a source of strength and peace. It says, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. We are also guided by hope and positivity. Hope for humanity, hope for a better world, and a hope for peace, progress and prosperity. साथियों, बीते 10 साल में हमारे देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीबों में एक उम्मीद जगी कि हां, गरीबी से जंग जीती जा सकती है। बीते 10 साल में भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया, हमने उम्मीद नहीं हारी और इस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। भारत की 10 साल की विकास यात्रा ने हमें आने वाले साल और हमारे भविष्य के लिए नई होप दी है, ढेर सारी नई उम्मीदें दी है। 10 साल में हमारे यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जिनके कारण उनके लिए सफलता का नया रास्ता खुला है। स्टार्टअप से लेकर साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक, आत्मविश्वास से भरे हमारे नौजवान देश को प्रगति के नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे नौजवानों ने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया है, ये होप दी है कि विकसित भारत का सपना पूरा होकर रहेगा। बीते 10 सालों में देश की महिलाओं ने एम्पावरमेंट की नई गाथाएं लिखी है। एंटरप्रेन्योरशिप से ड्रोन तक, एरोप्लेन उड़ाने से लेकर आर्म फोर्सेज की जिम्मेदारियां तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। दुनिया का कोई भी देश महिलाओं की तरक्की के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए आज जब हमारी श्रम शक्ति में, लेबर फोर्स में, वर्किंग प्रोफेशनल्स में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इससे भी हमें
हमारे भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदें मिलती हैं, नई होप जगती है। बीते 10 सालों में देश बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड या अंडर एक्सप्लोर्ड सेक्टर में आगे बढ़ा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत तेजी से पूरे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में अपनी जगह बना रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिनटेक हो, भारत न सिर्फ इनसे गरीब को नई शक्ति दे रहा है, बल्कि खुद को दुनिया के टेक हब के रूप में स्थापित भी कर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पेस भी अभूतपूर्व है। हम न सिर्फ हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, बल्कि अपने गांवों को भी ग्रामीण सड़कों से जोड़ रहे हैं। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सैकड़ों किलोमीटर के मेट्रो रूट्स बन रहे हैं। भारत की ये सारी उपलब्धियां हमें ये होप और ऑप्टिमिज्म देती है कि भारत अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से पूरा कर सकता है। और सिर्फ हम ही अपनी उपलब्धियों में इस आशा और विश्वास को नहीं देख रहे हैं, पूरा विश्व भी भारत को इसी होप और ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहा। साथियों, बाइबल कहती है, कैरी ईच अदर्स बर्डन्स, यानी हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। इसी सोच के साथ हमारे संस्थान और संगठन समाज सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो, हर वर्ग हर समाज को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य मानवीय की सेवा के संकल्प हो, हम सब इन्हीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथियों, जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया है। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं, ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कितने ही विषय थे जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, लेकिन वो मानवीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी था। हमने उन्हें हमारी प्राथमिकता बनाया। हमने सरकार को नियम और औपचारिकताओं से बाहर निकाला। हमने संवेदनशीलता को एक पैरामीटर के रूप में सेट किया। हर गरीब को पक्का घर मिले, हर गांव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। हमने एक ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बनाई जो इस तरह की सर्विस की, इस तरह की गवर्नेंस की गारंटी दे सके। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक गरीब परिवार को ये गारंटी मिलती है तो उसके ऊपर से कितनी बड़ी चिंता का बोझ उतरता है। पीएम आवास योजना का घर जब परिवार की महिला के नाम पर बनाया जाता है तो उससे महिलाओं को कितनी ताकत मिलती है। हमने तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर संसद में भी उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी तरह आपने देखा होगा, पहले हमारे यहां दिव्यांग समाज को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे नाम से बुलाया जाता था जो हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ये एक समाज के रूप में हमारे लिए अफसोस की बात थी। हमारी सरकार ने उस गलती को सुधारा। हमने उन्हें दिव्यांग ये पहचान देकर के सम्मान का भाव प्रकट किया। आज देश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में दिव्यांगों को प्राथमिकता दे रहा है। साथियों, सरकार में संवेदनशीलता देश के आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे कि हमारे देश में करीब 3 करोड़ फिशरमैन हैं और फिश फार्मर्स हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों के बारे में पहले कभी उस तरह से नहीं सोचा गया।
हमने फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देना शुरू किया, हमने मत्स्य संपदा योजना शुरू की, समंदर में मछली पालकों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों से करोड़ों लोगों का जीवन भी बदला और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। फ्रेंड्स, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट I had spoken of सबका प्रयास. It means collective effort. Each one of us has an important role to play in the nation's future. When people come together, we can do wonders. Today, socially conscious Indians are powering many mass movements. Swachh Bharat helped build a cleaner India. It also impacted health outcomes of women and children. Millets or Shriyand grown by our farmers are being welcomed across our country and the world. People are becoming vocal for local, encouraging artisans and industries. Ek Ped Maa Ke Naam, meaning a tree for mother, has also become popular among the people. This celebrates Mother Nature as well as our mother. Many people from the Christian community are also active in these initiatives. I congratulate our youth, including those from the Christian community, for taking the lead in such initiatives. Such collective efforts are important to fulfill the goal of building a developed India. साथियों, मुझे विश्वास है हम सबके सामूहिक प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है। ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें एक उज्जवल भारत देकर जाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को क्रिसमस और जुबिली ईयर की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप सीबीसी सेंटर से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर अपना ये संबोधन दिया है सीबीसी सेंटर में क्रिसमस समारोह में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही उसमें कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं, 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बधाई दी अपने संबोधन के जरिए और वहां पर उपस्थिति के जरिए। और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया को 80वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी। जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था, ये उसी संगठन का सेंटर था। हम जीसस क्राइस्ट के मूल्यों को जीवन में उतारना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर यह बात कही इस समारोह में। इस मौके पर क्रिसमस की खुशियों में आपके साथ जुड़ने का अवसर बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही और ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। भारत की विदेश नीति में राष्ट्रहित के साथ मानव हित को भी प्राथमिकता है और वो हमारे योजनाओं और कार्यक्रमों में दिखाई पड़ता है। हम कोरोना के दौरान, उन्होंने उदाहरण दिया कि कोरोना के दौरान हमने कई देशों को वैक्सीन पहुंचाकर मदद की, यानी वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम जो है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर जिक्र किया अपने संबोधन में। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है और वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, उनके जीवन में बदलाव आया है। बीते 10 साल में भारत 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये सफर अभी जारी है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था और छलांग लगा रही है। बीते 10 सालों में भारत के युवाओं को नए अवसर मिले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर यह भी कहा कि हमारे युवाओं ने उम्मीद दी है कि विकसित भारत का सपना पूरा होकर रहेगा और जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है, सभी को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खास तौर पर आह्वान किया।
विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। इसमें सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी, सरकार भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। तो फिलहाल आज के भारत एट 7 में इतना ही। नमस्कार। बढ़िया है।